myself Sanjeev Devedi on behalf of Vidyalankar Classes and Publication. I welcome you all. I hope you all are safe, sound and ready to learn. And we'll be having our regular batches starting from the coming week. सबसे अच्छी बात ये होगी कि बिना एग्जाम दे आप लोग टीवाई में आ गए, करेक्ट? आप लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़े होंगे, जैसे कि जावा, पाइथन, आप लोग ने लास्ट सेम में पढ़ा, करेक्ट? और मैं उम्मीद करता हूं वो सब आपको याद होगा, क्योंकि अब ये साल आपको बहुत ज्यादा जरूरत है सारे कॉन्सेप्ट्स की। आप लोग के कुछ कॉलेजेस चालू भी होंगे, शायद ऑनलाइन चालू हो गए होंगे, हमारे कुछ बच्चे कह रहे थे हमसे। सो अगर आपके कॉलेजेस चालू होंगे तो एक चीज आप फाइनलाइज कर सकते हैं, आपके इलेक्टिव्स। सी बिकॉज फाइनलाइजिंग इलेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ ऐसे भी बच्चे जिनके कॉलेजेस चालू नहीं हुए अब तक ऑनलाइन, सो अगर आपके कॉलेजेस नहीं भी ऑनलाइन चालू हुए होंगे, बट फिर भी आप अपने कॉलेज के टीचर्स से इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं कि आपके कॉलेज में लास्ट ईयर कौन सा इलेक्टिव दिया था। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू फाइनलाइज योर इलेक्टिव। एक बार आपके इलेक्टिव फाइनलाइज हो गए ना बेटा, तो आप वो डेडिकेटेड क्लास में आके बैठ सकते, ठीक है? क्योंकि हमारे जो रेगुलर बैचेस चालू हो रहे हैं उसमें हम सारे सब कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम इलेक्टिव भी चालू कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो वेकेशन डिसाइड हो गए हैं एंड दे आर ऑलरेडी ऑप्टिंग। आप लोग के कॉलेज के अगर इलेक्टिव डिसाइडेड है तो बहुत अच्छी बात, आप कॉलेज में बात कीजिए और उसको आप देख लीजिए, डिसाइड कर लीजिए। सो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। नाउ, जैसे हमने कहा कि हमारा इंटेंशन क्या है ये सेशन का, हमारा इंटेंशन दो बातें हैं। पहला तो बच्चों को बना कि आप बीएससी आईटी एज अ फाइनल ईयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट रोल, कि आप वो नंबर आपको कैसे आएंगे जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली दैट यू हैव टू स्टडी सब्जेक्ट टू स्कोर मार्क्स, ऑब्वियसली दैट विल बी आवर फोकस, बट एट द सेम टाइम द वे वी डिलीवर द सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट आपको समझ में आना चाहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं ऐसे समय पे हम आप सब लॉकडाउन में घर में फंसे हुए हैं, और एक्चुअली देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि हम आप घर में ही रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं हमको नजदीक में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा बेटा कि हम ऑफलाइन कब से चालू कर पाएंगे, चाहे आपके कॉलेजेस हो चाहे हम क्लासेस हैं। तो हमको ऐसा लग रहा था कि शायद विल बी इन अ पोजीशन टू स्टार्ट विद ऑफलाइन, बट इट्स आर नॉट वेरी गुड आउटसाइड हियर। सो वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल गो ऑन विद आवर ऑनलाइन सेशन, and trust me, we'll be able to help you out at most. Now in this session, let's begin our presentation. Why and how to excel in TY BSc IT? Now these two are very important questions जब आपके करियर की बात आती है कि क्यों एक्सेल करना है, और दूसरी बात कैसे एक्सेल करना है। जब बात कैसे एक्सेल करने की आती है तब विद्यालंकार क्लासेस plays very important role. So let us start now. What will be agenda of all discussion? ठीक है, हमारा ओवरऑल एजेंडा क्या होगा? पहला कि बीएससी के बाद आपके पास ऑप्शंस कौन कौन से होंगे। जब आप ग्रेजुएट करते हैं, जब आप बीएससी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस आते हैं, क्यों बीएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लेना, एक्सेल करना बहुत जरूरी है, कैसे एक्सेल कर सकते हैं आप, हाउ टू एक्सेल इन बीएससी, और इस आपके एक्सेलेंस पाथ में, इस आपके एक्सेलेंस में विद्यालंकार कैसे आपको हेल्प कर सकता है, एंड हाउ विद्यालंकार कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो लेट दीज आर एजेंडास ऑफ आवर डिस्कशन एंड लेट अस बिगिन नाउ। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई हम बीएससी क्यों कर रहे हैं, आपने बीएससी क्यों एज सेलेक्ट किया। ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है लास्ट 15 सालों में, सिंस व्हेन आई एम टीचिंग, कि बीएससी आईटी एज अ कोर्स कैसे लॉन्च किया गया था। बीएससी आईटी एज अ कोर्स, इट वाज लॉन्च्ड इन 2001. नाउ इट इज एन अल्टरनेटिव टू इंजीनियरिंग। अगर आप अपने सिलेबस देखेंगे, सेम 1 टू सेम 6 के सिलेबस देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि इंजीनियरिंग के सेम 1 टू सेम 8 के सारे सिलेबस लगभग कवर कर रहे हैं, एंड दे आर टचिंग every important subject that is that plays role for you to get into an IT industry. आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर देखेंगे तो कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग है, मैकेनिक्स है, आप लोग को वो सारे सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वो सारे सब्जेक्ट आपको नहीं रखे गए हैं। और अगर आप ये 4 सब्जेक्ट निकाल दें तो आप ये पाएंगे कि आपका जो ओवरऑल करिकुलम डिजाइन किया है ये एक परफेक्ट करिकुलम है। और अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, समझ के पढ़ाई करते हैं, तो आप एकदम फिट है
आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए। और हमने ये पाया है, अगर आप हमारे वेबसाइट पे भी जाएंगे तो आप टेस्टिमोनियल्स भी देखेंगे, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट आज आईटी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हायर एजुकेशन में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। नॉट ट्रस्ट मी, आपको पता है कि नहीं कि आप कौन कौन से हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं, और ये पूरा गाइडेंस हम आपको इस सेशन में भी देने जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपके पास बीएससी आईटी के बाद क्या क्या ऑप्शंस है। आप जॉब पे जा सकते हैं, बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट का गोल होता है कि भाई मुझे आईटी इंडस्ट्री में, अच्छे आईटी इंडस्ट्री में मुझे अच्छा जॉब चाहिए। यस, अ गुड स्कोर इन बीएससी आईटी कैन हेल्प यू गेट देयर। बहुत सारे बच्चों को हायर एजुकेशन में जाना है। नाउ दिस इज ट्रेंड, खासकर इंजीनियरिंग में भी, कि स्टूडेंट्स आर नॉट स्टॉपिंग आफ्टर ग्रेजुएशन, they want to pursue specialization, they want to excel in a particular branch, in a particular area. So students हायर एजुकेशन में भी जाते हैं। अब ये हायर एजुकेशन के जो ऑप्शंस है बेटा आपके पास, वो इंडिया में भी है अवेलेबल और अब्रॉड भी अवेलेबल है। नाउ कौन कौन से हैं जरा हम देखते हैं। नाउ जॉब, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब। आप ये जितनी भी कंपनीज देख रहे हैं, ये सारी वो कंपनीज है जो इंजीनियर्स को भी एम्प्लॉय करते हैं। तो सबसे पहली बात आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आप इंजीनियर हैं, और जब कंपनी आपको एम्प्लॉय करती है तो वो यही समझ के एम्प्लॉय करेगी हम इंजीनियर्स को एम्प्लॉय करें। यू आर एन आईटी ग्रेजुएट, यू आर स्पेशलाइज्ड इन आईटी एंड दिस इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। तो आप जितनी भी कंपनीज बोलेंगे, इन्फोसिस, टीसीएस, एम्फोसिस, डेल, ये सारी कंपनीज आपको एम्प्लॉय करती हैं। टेक महिंद्रा, ठीक है, एलएनटी, इन्फोटेक, दीज आर प्राइम। नो, मैं ये जो नाम ले रहा हूं, मैं ये नाम क्यों ले रहा हूं मालूम है? कि अपने जो अपना बेल्ट है, अपना मुंबई, थाना, नवी मुंबई, ये जो अपने बेल्ट के बच्चे, खासकर मुंबई यूनिवर्सिटी के, ये सारी कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ये सारी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती हैं कॉलेजेस में। तो जब बात करते हैं जॉब रिक्वायरमेंट की, व्हाट यू हैव, the first thing that you need is a very good score in TYBSCIT, obviously, because that will make you eligible. ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमें अच्छे नंबर क्यों लाने हैं? क्योंकि हम एलिजिबल हों ये ड्रीम कंपनीज के इंटरव्यू के लिए। कंपनीज ऐसे सबको नहीं बुला लेती ना बेटा प्लेसमेंट के लिए। उनके जो अच्छी कंपनीज होती है उनके बहुत अच्छे कट ऑफ होते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि हमको बीएससीआईटी में अच्छे नंबर लाने हैं, सो दैट हम वो कट ऑफ को क्लियर कर सके और हम एलिजिबल हो जाए उस कॉल के लिए। अब दूसरी बात, जब आप कॉल के लिए एलिजिबल होते हैं, कॉल के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल होते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेरे को जॉब कैसे मिलेगा? अब यहां पे आपके नंबर्स का, अब आपका नॉलेज रोल प्ले करेगा, एंड दिस इज वेयर वी फोकस मोर, कि स्टूडेंट को खाली कॉल नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट उस कॉल को क्लियर करना चाहिए। कॉल 5000 बच्चों को आता है, जॉब 500 को मिलता है, तो पहले तो हम वो 5000 में एलिजिबल होने चाहिए। वी शुड गेट वेरी गुड रैंक। अब हम वो 5000 के कंपटीशन को बीट करके 500 में हम जॉब रिक्रूट, वी शुड बी रिक्रूटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास बहुत अच्छे स्कोर होने चाहिए बीएससीआईटी के। आप कंपनी के जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसको आप क्लियर करेंगे। गुड टेक्निकल स्किल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा कि कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ये जो गुड टेक्निकल स्किल की बात कर रहा हूं ना मैं, बेटा वहां पे बैठ के आपके मार्कशीट देखेंगे, करेक्ट है, बट जब वो आपके मार्कशीट में सब्जेक्ट देखेंगे, कुछ बच्चे मुझसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते, सर हम ये जो कोर्सेज कर ले वो फायदा है क्या? जैसे कुछ कोर्सेरा या कुछ प्राइवेट ऐसे जो कोर्सेज देते हैं, बहुत सारे बच्चे हमको ये क्वेश्चन पूछते हैं। वेकेशन में भी बहुत सारे बच्चों ने हमें ये क्वेश्चन पूछा। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ, बेटा जब आपके पास मुंबई यूनिवर्सिटी की डिग्री पे, अब जैसे आपका सेमेस्टर 4 का मार्कशीट आएगा, ठीक है, एग्जाम नहीं हुआ आपके, बट अलग बात है, बट अदरवाइज आपके सेमेस्टर 5 के मार्कशीट आएंगे। सेमेस्टर 5 के आपके मार्कशीट पे लिखा हुआ है एडवांस वेब प्रोग्रामिंग, उनको पता है इसमें सी शार्प है, उसमें आपके पास आईओटी है सब्जेक्ट, आपके पास लिनक्स सब्जेक्ट है, तो आपके पास बिग डेटा के सब्जेक्ट हैं, मोंगोडीबी, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर मैं पूरे साल की बात करूं, तो जब आपका जो इंटरव्यूअर वो ये देखता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस पे ये सब्जेक्ट मेंशन है और बच्चे को अच्छे नंबर आए हुए हैं, और जब वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है और आप सक्सेसफुली आंसर दे देते हो, तो ट्रस्ट में आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी के मार्कशीट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? ये जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो एड ऑन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो द ओनली क्राइटेरिया नहीं होते हैं। अगर आप मुझसे सही मायने में पूछे, द ओनली क्राइटेरिया इज योर मार्कशीट एंड द नॉलेज दैट यू विल एग्जिबिट व्हेन दे विल क्वेश्चन यू। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, हमारे पास बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए और मैं उस इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। एक बात खाली इंटरव्यू की नहीं है, बात वो जो डे टू डे चैलेंजेस आप फेस करेंगे वहां पे, उसके लिए आपको टेक्निकली इक्विप होना पड़ेगा।
ना, और सॉफ्ट स्किल भी चाहिए ना। यहाँ पे जब बात आती है, मैंने कहा जॉब की, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए ना। कुछ स्टूडेंट हायर एजुकेशन में भी जाना चाहते हैं ना। जब आप हायर एजुकेशन में बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, पहले समझ लीजिए। आप एमएससी आईटी कर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, यू कैन गो फॉर एमएससी आईटी। नाउ ऑप्शन नंबर 2, यू कैन गो फॉर एमसीए। ऑप्शन नंबर 3, यू कैन गो फॉर एमएमएस और एमबीए। अब ये एमएमएस एमबीए में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स होते हैं उनको बीई देते हैं, डिग्री बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी देते हैं, बीटेक देते हैं, बट उनका वैल्यू सेम है। वैसे ही जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के कॉलेज से एमबीए करते हो तो आपको एमएमएस मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस हैं या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या कुछ और कॉलेजेस हैं, वो अलग अलग डिग्री देते हैं। आप उन्हें एमबीए, उन्हें एमबीए कहते हैं ना। बच्चों का बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि सर एमसीए करे कि एमएससी आईटी करे ना। उसमें मैं अब आपको फर्क बताता हूं। एमसीए, अगर आप जॉब, आप मेरे पे भरोसा मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं मत भरोसा करो। आप कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट देख लो तो उनकी जॉब रिक्वायरमेंट कैसे होती है? बीई और एमसीए, मतलब कंपनी के हिसाब से एमसीए इज इक्विवेलेंट टू बीई, एमसीए इज इक्विवेलेंट टू इंजीनियरिंग। ओके, ठीक है, पहला। बट आप जाके सब्जेक्ट देखिए एमसीए के, आप जाके एमसीए के सिलेबस देखिए तो आप पाएंगे कि एमसीए का जो सिलेबस है वो आपके बीएससी आईटी के सिलेबस जैसा ही है। आप ये देखेंगे कि जो एमसीए का सिलेबस है वो आपके बीएससी आईटी के सिलेबस जैसा ही है। मतलब जो आप यहाँ 3 साल पढ़ रहे हैं, लगभग 70 to 80% चीजें आप वहां पे वापस पढ़ेंगे, यही चीजें वापस पढ़ेंगे। ऐसा क्यों सर? उसका रीजन ये बेटा, अगर आप एमसीए की एलिजिबिलिटी देखें कि कौन एमसीए कर सकता है, बीए ग्रेजुएट भी एमसीए कर सकता है, मैथ्स लिया है तो। बीएससी ग्रेजुएट्स भी एमसीए करता है, बीकॉम ग्रेजुएट भी एलिजिबल एमसीए करने के लिए, मैथ्स लिया है तो। इन जनरल कि कोई भी ग्रेजुएट एमसीए के लिए अप्लाई कर सकता है, एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके वो जॉब कर मतलब एमसीए कंप्लीट कर सकता है। लेकिन एमएससी आईटी का क्राइटेरिया क्या है? एमएससी आईटी 2 लोग कर सकते हैं, एक जो बीएससी आईटी किया है, दूसरा जिसने इंजीनियरिंग किया है। तो अगर आप, see, I am not judging any particular course, but this is my responsibility to give you the brief. So when it comes to doing MSc IT means all the subject that you have studied in BSc IT will have advanced version courses in MSc IT. And all the subject that student has studied during their graduation BE, we will have advanced version of those subjects in MSc IT. तो MSc IT की बातें ऐसी हैं कि 2 लोग कर सकते हैं, एक जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, दूसरा जिन्होंने बीएससी आईटी किया। सो अब आप देखिए जरा, आप खुद डिसाइड कीजिए। एमसीए कोई भी कर सकता है, एमसीए 3 साल का कोर्स है, मतलब अब आप बीएससी आईटी करेंगे 3 साल, फिर आप 3 साल एमएससी आईटी करेंगे, एंड देन यू बिकम एलिजिबल फॉर द जॉब फॉर विच इवन एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट यू विल बी प्लेस्ड एट सेम लेवल। ठीक है, वो 4 साल में ये 6 साल हो रहे हैं। MSc IT is a 2-year course, so you can directly go for MSc IT. Now there are some very good colleges that I have listed. VJTI is very good college for MCA. We have VSIT, Vidya Alankar School of Information Technology, that one of the best institute for doing MSc IT, and we have placements also offered to the student. Somaya Vidya Vihar is again good for MCA. SIES is again good for MSc IT. VES is again good for MCA, MSc IT. Thakur is again good college for MSc IT and MCA. So these are some of the best colleges that we have listed from where you can pursue your post graduation. So you can pursue your post graduation in technical if decided, can go for MSc IT or MCA. And if you want to study in management, then you have to appear for entrance exam and then you become eligible to do it in management course. So this is about the options that you have, correct, when you want to study in India. Now, when you want to study abroad, now ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप अगर अपने कोई भी फ्रेंड जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप अगर उनका रिसेंट ट्रेंड देखेंगे कि नाउ देयर इज वेरी अपकमिंग ट्रेंड ऑफ स्टूडेंट परसुइंग देयर स्पेशलाइजेशन राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन। ठीक है, कि भाई हमको ग्रेजुएशन के बाद ही स्पेशलाइजेशन करना है, हमको मास्टर्स करना है, हमको जॉब नहीं करना है। ये कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट है, और अब ये ट्रेंड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, क्योंकि लोग डायरेक्ट अब स्पेशलाइज्ड जॉब करना चाहते हैं।
ठीक है, हाई एंड जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास बहुत अच्छा भी यहां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करोगे, क्योंकि फॉरेन के लिए ना बेटा एंट्रेंस एग्जाम, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आईएलटीएस या टोफेल, ठीक है, ये अलग अलग कंट्री के हिसाब से ये एग्जाम आपके वेरी होंगे, ठीक है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो आपको क्लियर करना पड़ता है, बट ये तो जैसे मैंने कहा ये तो एलिजिबिलिटी होगी, क्लियरिंग द आईएलटीएस एग्जाम और टोफेल एग्जाम इज द एलिजिबिलिटी, बहुत सारे बच्चे क्लियर करेंगे। अब वहां पे जब आप आईवी लीग कॉलेजेस की बात करते हैं, जब आप एलीट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं अब्रॉड की, तो वहां क्या हो जाता है ना, वो आपके एकेड्स देखते हैं, एकेड मतलब आपके एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हैं, तो जब आपके वो एकेडमिक रिकॉर्ड देखते हैं तो ये TYBSc सी, अगर आप ऐसे समझिए ना बेटा, ये आपका ग्रेजुएशन है, ठीक है, यहां आपको डिग्री मिलने वाली है और वो डिग्री आपके साथ हमेशा रहने वाला है, सो it is kind of a milestone in your life, it is going to be a milestone in your career, ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप हायर एजुकेशन फॉरेन के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे एमएस भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए, आप एमएस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अभी लास्ट ईयर हमारे बोरीवली और अंधेरी ब्रांच से कुछ बच्चों ने एमएस किया है, तो वो कैसा हो गया, इट वाज, बट एमएस इज अ 4+, ठीक है, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का होना चाहिए। तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बीसीआईटी कंप्लीट किया, उन्होंने एग्जाम दिया जीआरई, और वो 1 साल एमएससीआईटी करते हैं, एंड देन दे कैन डायरेक्टली परस्यू मास्टर्स, सो देयर आर लॉट मेनी ऑप्शन। अगर आप आइडियली देखें तो आपके पास वो हर हायर एजुकेशन और करियर ग्रोथ का ऑप्शन है जो एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के पास है, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट सेइंग लाइक दिस। अगर आप अपने कोई भी फ्रेंड से पूछे, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, मैंने कहा ना, आप हमारे खाली टेस्टिमोनियल देखिए और आप जाके वेरीफाई कीजिए उन सभी को, एंड दे आर डूइंग फैंटास्टिक एंड वी आर प्राउड ऑफ देम। नाउ जब हम बात करते हैं जॉब की, जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की, जब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड की, तो इसमें सारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें क्या आ जाएंगी, आपका स्कोर फाइनल ईयर, ये एक इंटरसेक्शन है, क्योंकि हायर एजुकेशन अब्रॉड के अलग एग्जाम होंगे, आपके आईएलटीएस के एग्जाम होंगे, आपके टॉफल के एग्जाम होंगे, वो एलिजिबिलिटी होंगे। आप मास्टर्स करना चाहते हैं, आप चाहे एमसीए बोले या आप एमबीए बोले, आपको एंट्रेंस एग्जाम एलिजिबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, एलिजिबिलिटी। जॉब के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन आपका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन इन तीनों चीजों में एक चीज है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो आपको आपके पहले आपको स्टैंड आउट करेगा, यू ट्रस्ट मी, यानी आप जाएंगे उसके पहले, जब आपका मार्कशीट जाता है उसके पहले आपका सीवी जाता है, तो आप जब जॉब पे जा रहे हैं तो आपका सीवी पहले आता है उनके पास, और सीवी में आपके स्कोर्स होंगे, तो आपके पहले अगर आपको कोई स्टैंड आउट करेगा वो है आपका स्कोर, TYBSc। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, आपके आईएलटीएस स्कोर जा रहे हैं, आपके टॉफल स्कोर जा रहे हैं और आपके एकेड्स जा रहे हैं, और एक बच्चे का एकेड्स बहुत अच्छा है, एक बच्चे का एकेड्स एवरेज है, सो वहां पे वो एक माइंडसेट क्रिएट होता है कि नहीं, दिस स्टूडेंट इज सिंसियर, दिस स्टूडेंट इज हार्ड वर्किंग, सो ये एक बहुत जरूरी चीज है। नाउ जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, जब हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स की, लगभग 11,232 बच्चे आपके साथ ग्रेजुएट होने वाले हैं, 11,232 बच्चे आपके साथ ग्रेजुएट होने वाले हैं बीएससीआईटी में, यानी आपका कंपटीशन देखिए, पहला तो कंपटीशन आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से, पहले आप लार्जर पिक्चर को देखिए, आपका पहला कंपटीशन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से है जो कि लाखों में है, ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 50,000 to 70,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पासिंग आउट। दूसरा आपका कंपटीशन आपके बीसीआईटी पियर से है, जो लगभग मुंबई में 11,232 हैं, और वो सारे हायर एजुकेशन, वो सारे जॉब पे इन सब एलिजिबल है, तो आप कैसे पाएंगे इन सब, आप खुद को कैसे स्टैंड आउट करेंगे। अब यहां से हमारा डिस्कशन चालू होगा कि हाउ विल यू स्टैंड योरसेल्फ आउट ऑफ दिस कंपटीशन and can grab that important seat in higher education, can grab that various best job available in the industry. So अब यहां से हमारा बात शुरू होता है डिस्कशन का कि भाई हम बीएससीआईटी में एक्सेल कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि भाई इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन ये है कि जो मार्क्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल होते हैं टीवाई के,
आप कोई भी ग्रेजुएशन में हो, जो आपके मार्क्स होते हैं, आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से पूछे, जो फाइनल ईयर मार्क्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ना जब हम बात करते हैं फाइनल ईयर की, तो अब हम बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स की जो आप देख रहे हैं। ना जब हम बात करते हैं इस सेमेस्टर 5 के पहले हम अपने सब्जेक्ट देख लेते हैं। सेमेस्टर 5 में आपके जो सब्जेक्ट हैं, आप नाम देखिए, आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप देखेंगे कि आपको आईओटी के डिजाइन प्रिंसिपल सिखाए जाएंगे, डिवाइसेस कनेक्ट कैसे करते हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स क्या हैं उनके, जैसे आप टीसीपी, आईपी, यूडीपी यानी नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट्स आएंगे यहाँ पे। हम प्रोटोटाइपिंग कैसे करेंगे डिवाइसेस की, थिंकिंग कैसे करेंगे, प्रोटोटाइपिंग एम्बेडेड डिवाइस की कैसे करेंगे, फिजिकल डिजाइन कैसे हम प्रोटोटाइप करेंगे। नाउ एम्बेडेड कोड लिखने का तरीका क्या है, यू विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट द टेक्निक्स फॉर राइटिंग एम्बेडेड कोड, एंड देन इवेंचुअली आपको सिखाया जाएगा हाउ टू मैन्युफैक्चर योरसेल्फ दीज एम्बेडेड डिवाइसेस स्पेसिफिकली रिलेटेड टू आईओटी। तो अगर आप देखेंगे कि ये मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है आईओटी। ना अगर आपके पास साउंड नॉलेज होता है तो आपको अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं भाई। अगर यूनिवर्सिटी ने मुझे सेमेस्टर 5 में ये कोर्स डिजाइन करके दिया है तो मुझे अलग से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऐसा हो तो लोग ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट से क्यों ग्रेजुएशन करते हैं? तो इट्स नॉट अबाउट तुम ऐसा कुछ भी लोकल कोई कोर्स करो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आजकल बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नो नो, ट्रस्ट मी, अगर तुम्हारे पास सेमेस्टर 5 में आईओटी सब्जेक्ट है, तुम्हारे मार्कशीट पे लिखा हुआ है, उसके अंदर तुमको 90% अबव मार्क्स दिख रहे हैं, तुमसे जब उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे और तुम सक्सेसफुली आंसर दे पाते हो, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो ये रहा आपका आईओटी। दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एडवांस वेब प्रोग्रामिंग। Now I'll be taking advanced web programming। मैं वेकेशन बैच ले भी रहा हूं। आज मैं आपको थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन भी दूंगा एडवांस वेब प्रोग्रामिंग का। ना एडवांस वेब प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट क्या है? आपने जैसे जावा पढ़ा पिछले सेम में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वैसे ही आपको एक नया फ्रेमवर्क सिखाया जाएगा यहाँ पे, डॉटनेट फ्रेमवर्क। ना डॉटनेट कोई लैंग्वेज नहीं है, डॉटनेट एक फ्रेमवर्क है जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा? डॉटनेट में आपको एक माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज सिखाया जाएगा, सी शार्प। ना ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी है। मैं थोड़ा सा आज इस पे बात करूंगा। और क्या सिखाया जाएगा आपको? ये आपको AWP में दिखाया जाएगा कि हम क्लाइंट साइड पेजेस कैसे बनाते हैं, हम सर्वर साइड रिक्वेस्ट को प्रोसेस कैसे करते हैं, कुकीज कैसे ट्रैक कर पाता है आपके स्टेट को। आपको ये भी सिखाएगा कि जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब सर्विसेज कैसे बनाएंगे, हम वेब सर्विसेज को डिप्लॉय कैसे करेंगे, हम सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट कैसे देखेंगे, उसको हम डेटाबेस से कैसे बात कराएंगे। अगर आपने जावा पढ़ा होगा तो शायद आपने जेडीबीसी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अब आपको एडवांस जावा, ये जो एंटरप्राइज जावा है उसमें आपको आ जाएगा जेडीबीसी। यानी एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन यूजिंग डॉटनेट फ्रेमवर्क आपको सिखाया जाएगा इस सब्जेक्ट में। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। नाउ इट विल बी एक्सटेंशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको क्या सिखाया जाएगा? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप इंडस्ट्री में काम पे जाते हैं। कैसा होता है ना बेटा कि आपको स्किल अपनी जगह है, ठीक है, आप कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, आपको प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, प्रोग्राम मैनेजमेंट, पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग का ओवरव्यू दिया जाएगा। प्रोजेक्ट, अब जैसे प्रोजेक्ट को सॉल्व करने के बहुत सारे अप्रोचेस है, तो कौन सा अप्रोच बेस्ट रहेगा वो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे वो बताया जाएगा। सॉफ्टवेयर के कॉस्ट यानी एफर्ट्स को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, एक्टिविटी कैसे प्लान करेंगे, रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे मैनेज करेंगे, जो आपके टीम में काम कर रहे हैं आप लोग को कैसे मैनेज करेंगे, टीम में कैसे काम करेंगे, सॉफ्टवेयर क्वालिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे। तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें आपको सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपको कंसिडर किया जाता है। नाउ अब उसके बाद आ जाते हैं आपके इलेक्टिव्स। ना इलेक्टिव मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं, क्योंकि दो बातें हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा डिसाइड नहीं है। अब जो हमारा जो ट्रेंड है वो हम बताते हैं। हमने ये देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस के बच्चे लिनक्स को ऑप्ट करते हैं, ये हमने ट्रेंड देखा है, और बहुत सारे कॉलेजेस लिनक्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं, बच्चे ऑप्ट करना और कॉलेज प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि कुछ कॉलेज फोर्स करते हैं भाई ये लेना पड़ेगा, बट कुछ कॉलेजेस ओपन होते हैं कि नहीं, अगर स्टूडेंट ले रहे हैं तो हम उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाते हैं।
बेटा टेक्निकली ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि कॉलेजेस अगर बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कॉलेजेस को वो सब्जेक्ट उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तभी तो ये इलेक्टिव एज अ कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर कॉलेज कहता नहीं सबको यही पढ़ना है, एआई पढ़ना है, एनजीटी पढ़ना है, ईजे पढ़ना है, ऐसा नहीं होता, फिर ये कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिए जाते। तो अब आपके पहला तो मैंने कहा एक तो आपका इंटरेस्ट किस में है वो आप देखिए, दूसरा कि आपका कॉलेज कौन सा प्रोवाइड करता है। एट द एंड ऑफ द डे आई मीन यू हैव टू गो एज पर व्हाट कॉलेज डिसाइड्स। तो जब आप जैसे अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखेंगे तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको आर्टिफिशियल एजेंट्स के बारे में बताया जाएगा, इंटेलिजेंट एजेंट्स के बारे में बताया जाएगा, सर्चिंग के लिए प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, लॉजिकल एजेंट्स बताए जाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, उनके सिंटैक्स, सिमेंटिक्स, उनके इन्फ्रेंसेस बताए जाएंगे, प्लानिंग कैसे करते हैं एल्गोरिथम का, अप्रोच, स्टेट स्पेस सर्च, ये सारी चीजें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बताई जाएंगी। जब आप लिनक्स में आएंगे, लिनक्स में क्या क्या बातें होंगी, लिनक्स में आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के बारे में इंट्रोडक्शन होगा, ये काफी पॉपुलर है अगर आप देखें रेड हैट लिनक्स। देन उनके कमांड लाइन, उनके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, सॉफ्टवेयर कैसे मैनेज करेंगे आप, स्टोरेज को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, मैनेज करेंगे नेटवर्क पे, नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करेंगे आप, यूजर्स, उनके ग्रुप्स, उनके परमिशंस कैसे मैनेज करेंगे आप, सर्वर को कैसे सिक्योर करेंगे, क्रिप्टोग्राफिक सर्विसेज कैसे सेटअप करेंगे, फाइल शेयरिंग को कैसे एनेबल करेंगे और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सर्वर पर, डीएनएस डीएससीपी को कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, अपाचे को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे आप रेड हैट लिनक्स पे, क्लस्टरिंग कैसे करेंगे, शेल स्क्रिप्टिंग कैसे करेंगे। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं जब आप बात करते हैं आपके लिनक्स पे। जैसे मैंने कहा कि ये दो में से एक आपको चुनना है। हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस दे ऑप्ट फॉर लिनक्स, तो ऐसा ये हमारा एक्सपीरियंस है। बाकी आपका कॉलेज, मैंने कहा ना, ये आप अपने कॉलेज में अपने टीचर से या अपने सीनियर से कंफर्म कर सकते हैं कि भाई आपके यहाँ क्या अवेलेबल कराया गया है, और आप ये डिसीजन जल्दी ले सकते हैं। सपोज ये डिसीजन नहीं भी आपके कॉलेज में हुआ है, एक एग्जांपल बताता हूं, सपोज डिसीजन नहीं भी हुआ है, तो मैं ऐसा रेकमेंड करूंगा कि हमारी पॉपुलैरिटी, हमारे सजेशन के हिसाब से आप सब्जेक्ट ऑप्ट कर लीजिए। जैसे आप हमें अपना कॉलेज का नाम बताइए, हमारे पास वो डेटाबेस में है कि आपके कॉलेज में क्या है, हम आपको रेकमेंड करेंगे, आप वो ऑप्ट कीजिए। आपके कॉलेज ने अगर चेंज किया है तो हम आपको क्या करेंगे, हमारे वो वाले बैच में आपको शिफ्ट कर देंगे, और हमारे हर लेक्चर का, जो भी हमारे लेक्चर हो रहे हैं उस सब्जेक्ट का, उसके हम आपको पूरी लेक्चर रिकॉर्डिंग दे देंगे, so that you will not miss anything. There will be a win-win situation for all. Now दूसरा अपना जो इलेक्टिव का ग्रुप आता है, उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट है, आपके पास सब्जेक्ट है एंटरप्राइज जावा। एंटरप्राइज जावा आएगा क्या, एक आपके जो आपने जावा पढ़ा है सेमेस्टर 4, उसके एडवांस वर्जन में जाएंगे। यहाँ आपको जावा एंटरप्राइज एडिशन के बारे में बताया जाएगा, जावा सर्वलेट के बारे में बताया जाएगा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। यहाँ आपको सर्वलेट के साथ काम कैसे किया जाए, डेटाबेस के साथ क्या काम कैसे किया जाए, डिस्पैचर, रिक्वेस्ट डिस्पैचर कैसे बनाए जाए, सेशन कैसे ट्रैक किया जाए, कुकीज कैसे काम करते हैं, फाइल्स के साथ कैसे काम करेंगे हम जावा में। फिर आपको यहाँ पे जेएसपी सिखाया जाएगा, जावा सर्वर पेजेस, उनके एक्शन एलिमेंट, उनके इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स भी हैं, उन ऑब्जेक्ट के स्कोप, ठीक है, उनके एक्सप्रेशंस। तो ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। आपको ये भी बताया जाएगा, जावा बीन्स का यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, सेशन बीन के साथ कैसे काम करते हैं, मैसेज ड्रिवन बीन के साथ कैसे काम करते हैं, इंटरसेप्टर्स कैसे काम करते हैं। देन आपको यह भी सिखाया जाएगा कि हम पर्सिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ मैपिंग कैसे करें, जावा परसिस्टेंस एपीआई को आपको इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जावा जेपीए एप्लीकेशंस आपको बताए जाएंगे कि आप कैसे लिखिए। ये सारी चीजें आप जावा एंटरप्राइज एडिशन में देख सकते हैं। अब जब आप आएंगे एनजीटी में, एनजीटी इज बेसिकली इट डील्स विद बिग डेटा, और बिग डेटा में खासकर आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पे आपको काम करवाया जाएगा जिसको नाम दिया गया है MongoDB। तो बिग डेटा में आपको NoSQL सिखाया जाएगा, आपको MongoDB का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, MongoDB शेल कैसे काम करता है, MongoDB आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, MongoDB का स्टोरेज इंजन कैसे काम करता है, MongoDB के यूज केसेस, उनके लिमिटेशन, MongoDB के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं, अगर मेरा डिस्क खत्म हो गया तो मैं SSD या इन मेमोरी डेटाबेस कैसे यूज करूंगा, हम jQuery कैसे यूज करेंगे, JSON के साथ हम काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी आपके एनजीटी में। तो ये रहे आपके इस सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स।
तो अगर आप खाली ये सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखेंगे तो जैसे AWP और AWP में आपको नेट वेबसाइट एप्लीकेशंस बताए जाएंगे जो बहुत पॉपुलर और बहुत ट्रेंडिंग है. IoT इज वेरी लेटेस्ट एंड दैट विल हेल्प यू नो to get very good jobs in industry because IoT related बहुत सारे job openings है. SPM will help you in longer run when you join a company and when you're working on project. Then we have Linux and artificial intelligence in one group, EJ and NGT in other. ठीक है. So this is your semester 5 subjects. Let's see. I mean, I'm going to brief you about the complete year subject. Now, why मैंने आपसे कहा कि आपका ध्यान आप ना सब्जेक्ट पे देखिए और उस सब्जेक्ट के वेटेज को देखिए कि ये सब्जेक्ट का मार्केट में स्टैंड क्या है, ये सब्जेक्ट क्या सोच के आपको दिए गए हैं कि अगर आपके पास एक सफिशिएंट नॉलेज होता है देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू स्टैंड आउट. जैसे हमने कहा कि हमको इस भीड़ में स्टैंड आउट करना है. सेमेस्टर 6 के अगर आप कंपलसरी सब्जेक्ट्स देखेंगे तो आपको SQA, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंतर्गत आपको अगेन आपको सिखाया जाए, ये एक्सटेंडेड है. ठीक है. आप ये जो हमने यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट जो हमने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हमने SPM देखा था ये उसका एक्सटेंडेड है. तो इसलिए कंपलसरी सब्जेक्ट है. देखिए क्योंकि उनको पता है कि ये बच्चा कल जाके प्रोजेक्ट पे काम करने वाला है, बेंच पे नहीं बैठने वाले आप पूरी जिंदगी. तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर क्वालिटी के बारे में, फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग के बारे में, यूनिट टेस्टिंग क्या है, बाउंड्री टेस्टिंग क्या है, वैल्यू टेस्टिंग क्या है, सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन कैसे करते हैं, टेस्टिंग के लेवल कैसे हैं, स्पेशल टेस्ट कैसा है, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी. सेकेंड सब्जेक्ट है आपका सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग. ना यहाँ पे अगेन आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ओवरव्यू बताए जाएंगे, रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं, डिजाइन सिक्योर डिजाइन प्रिंसिपल कैसे बनाते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे किया जाता है, डेटाबेस सिक्योरिटी कैसे एम्प्लॉय की जाती है, सिक्योर नेटवर्क डिजाइन, नेटवर्क डिवाइस सिक्योरिटी कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं, इंट्रूजन कैसे डिटेक्ट करते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, वॉइस ओवर IP क्या है, VoIP. ठीक है. देन ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मॉडल्स क्या है, वर्चुअल मशीन क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम करेगा और आप उसको कैसे सिक्योर कर पाएंगे. ये सारी चीजें आपका सब्जेक्ट का नाम है सिक्योरिटी इन कंप्यूटिंग. कि जब हम कंप्यूटर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में यूज करते हैं तो हम सिक्योरिटी कैसे एनफोर्स कर सकते हैं. उसके बाद आपका कंपलसरी सब्जेक्ट आ जाएगा बिजनेस इंटेलिजेंस. नाउ बिजनेस इंटेलिजेंस अगेन मैंने कहा नाउ क्योंकि हमने ये भी देखा गया कि बहुत सारे बच्चे स्टार्टअप में जाते हैं तो वहां पे ये सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए ये कंपलसरी सब्जेक्ट दिया गया है कि यहाँ पे आपको बिजनेस डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बताया जाएगा, डिसीजन मेकिंग के मैथमेटिकल. तो आप देख सकते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एक्सटेंडेड लेवल बन जाएगा. क्लासिफिकेशन कैसे की जाएंगी, क्लस्टरिंग कैसे की जाएंगी, मार्केटिंग मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन मॉडल कैसे बनाए जाते हैं, डेटा एनवेलपमेंट एनालिसिस कैसे किया जाता है, नॉलेज मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम पे काम कैसे करें. तो ये जो आपका हो गया ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया. अब आपका नेक्स्ट आ जाता है इलेक्टिव्स. अगेन यहाँ पे भी आपको दो ग्रुप हैं इलेक्टिव्स के, एक है GIS और EN का ग्रुप, दूसरा है IT और साइबर लॉ का ग्रुप. ना अब हम बात करते जाते हैं GIS पे. GIS ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो हम जितने भी मैप देख रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट अभी जो भी हम जैसे गूगल मैप बोले या अपना एप्पल का अपना मैप है, इंडिया का अपना एक मैप है, हम लॉन्च कर रहे हैं सैटेलाइट से. तो आप ये देखेंगे ये टेक्नोलॉजी यूज करते हो, GIS यूज करते हैं. इवन ज्योग्राफिकल मैपिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो GIS यूज की जाती है. यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि GIS का नेचर क्या है, उसका रियल वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन कैसा है, रियल वर्ल्ड मॉडल्स कैसे बनाए जाएंगे, ज्योग्राफिक फेनोमेना क्या है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन का कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उनके GIS के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, स्पाशियल डेटा को कैसे हैंडल किया जाएगा, उनके लिए डेटाबेस क्या होगा, देन स्पाशियल रेफरेंसिंग कैसे की जाएगी, सैटेलाइट बेस्ड पोजीशनिंग कैसे की जाती है, जो स्पाशियल डेटा है उसको एनालाइज कैसे करेंगे हम, उसका रिट्रीवल कैसे करेंगे, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, मेजरमेंट कैसे करेंगे. ये सारी चीजें जो इन शॉर्ट आपके ज्योग्राफिकल डेटा के ऊपर है वो आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है. फिर आपको एंटरप्राइज नेटवर्किंग है. एंटरप्राइज नेटवर्किंग में आप क्या पढ़ेंगे, आप जनरल नेटवर्क डिजाइन देखेंगे, उनके मॉडल्स क्या क्या हैं, एंटरप्राइज लैंड डिजाइन देखेंगे, डेटा सेंटर डिजाइन कैसे किया जाता है, जो अलग अलग जो बड़े बड़े कंपनीज के डेटा सेंटर्स हैं वो कैसे हैंडल किए जाते हैं.
वायरलेस लैन डिजाइन कैसे किया जाता है, वैन टेक्नोलॉजीज क्या है, और उसका एंटरप्राइज एज क्या है, वैन डिजाइन कैसे करेंगे, और दो IP4 IP6 प्रोटोकॉल्स, सिक्योरिटी कैसे मैनेज करेंगे। इन शॉर्ट ये आपका जो CN है उसका ये एडवांस लेवल पर है, ठीक है। तो आपने जो CN पढ़ा होगा ये उसका एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क जैसा ये सब्जेक्ट है ना। इलेक्टिव 2 में आपके पास आ जाता है एक तो साइबर लॉ है ना। साइबर लॉ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए साइबर लॉ आज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो जब सॉफ्ट कंपनी में काम भी कर रहे हैं तो उनसे कुछ ऐसी चीजें हो जाती है टूल्स में या सॉफ्टवेयर में जो उनको प्रॉब्लम में लैंड कर देती है। इसीलिए ये एक बहुत ही ट्रेंडिंग सब्जेक्ट अब हो गया है, क्योंकि नाउ पीपल वांट टू बी अवेयर ऑफ दोज रूल्स or laws that they are binded to, so that when people are working on virtual environment, specifically web, then they should not make such mistakes which can land them in trouble and can destroy their career. Now trust me, I'm not being harsh when I'm saying this, but this is reality, and you must have experienced this in news also, correct? So when it comes to cyber law, then you will be taught about power of arrest without warrant under IT Act, साइबर क्राइम क्या है, उसके क्रिमिनल जस्टिस क्या है, इन्फोटेक वर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे बनाए जा सकते हैं, उनके ज्यूरिसडिक्शंस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, साइबर स्क्वैटर्स के साथ बैटल कैसे किया जाएगा, कॉपीराइट प्रोटेक्शन क्या है साइबर वर्ल्ड में, ई कॉमर्स टैक्सेशंस कैसे होते हैं, और वर्चुअल वर्ल्ड के रियल प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं। फिर आपको इंडियन एविडेंस मिलाया जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 वर्सेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, और साइबर कंज्यूमर का प्रोटेक्शन का क्या लॉ है आज इंडिया में। ये चीजें आपसे बात की जाएंगी। अब मैं बात करता हूं आपके IT सर्विस मैनेजमेंट की। नाउ यहां पे आप देखेंगे कि अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको IT रिलेटेड सर्विसेज जो है आपको वो सारे सब्जेक्ट पे बात किए जाएंगे। नाउ अगर आप देखिए ओवरऑल सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट एक कंप्लीट पैकेज की तरह आते हैं कि अगर आपके पास साउंड नॉलेज है, अगर आपके पास सफिशिएंट एक्सपोजर है ये सारी टेक्नोलॉजी के लिए, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। सारे एडवांस सब्जेक्ट है, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखें, आप चाहे वेब टेक्नोलॉजी देखें, आप चाहे लिनक्स देखें, आप GIS देखें, साइबर लॉ देखिए, ये सारे अपकमिंग सब्जेक्ट हैं एंड दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। सो दीज आर रिगार्डिंग सेमेस्टर 5 एंड सेमेस्टर 6। नाउ मार्किंग स्कीम क्या है आपके सारे एग्जाम्स की? आपके सारे एग्जाम की मार्किंग स्कीम है कि भाई आपको 75 मार्क का एंड सेमेस्टर एग्जाम बैठना है, ठीक है, और 25 मार्क के इंटरनल, प्रैक्टिकल 50 मार्क के। नाउ ये जो बात होती है ना, मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता हूं कि आप है ना एक चीज ध्यान देखिए, आप एक चीज ध्यान देखिए कि ये जो अब बच्चे क्या करते हैं, ये मार्क्स को अलग और ये मार्क्स को अलग कंसिडर करते हैं, ये मार्क्स को अलग कंसिडर करते हैं। गलत है, क्योंकि अगर आपके पास बहुत साउंड नॉलेज है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, तो ये 75 तो आएंगे आएंगे। आपके जो 25 मार्क्स और ये 50 मार्क्स ये आपको बोनस में मिलते हैं। मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि ये जो आप कभी भी ये मत सोचिए जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, गलत है। क्योंकि जब आप एक कंटिन्यूअस स्टडी प्रोसेस में रहते हैं तो ये जो कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स है वो बाय डिफॉल्ट आपको अच्छे मार्क्स दिला देंगे, आपको वहां से 25 में से 25 आ जाएगा। और अगर अब जैसे हम यहाँ आप AWP में देखेंगे, अगर आप वेकेशन बैच के बच्चों से बात करेंगे, हमारे आप IoT सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, तो हम सब लाइव रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपका जो लाइव सेशन हो रहा है इसमें हम प्रोग्राम को लाइव रन करके दिखाएंगे। आजकल हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, अगर आप वेकेशन बैच के बच्चों से पूछो, और हर चीजें उनको लाइव रन करके दिखाई जा रही है। तो जब बच्चे लाइव वो चीजें देखते हैं तो आप समझिए उनके प्रैक्टिकल के भी काम हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट देयर थियरी गेटिंग कवर्ड, इट्स अबाउट देयर प्रैक्टिकल एंड दिस इंटरनल मार्क्स। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 75 मार्क्स, गलत है। हम 75 मार्क्स पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस है फुल 150 मार्क्स, हमारा फोकस है फुल 150 मार्क्स। सो लेट्स मूव अहेड। विद्यालंकार एज, अभी हमने जो सारी बातें की, हमने कहा कि आपके लिए जॉब, हायर एजुकेशन में जो भी ऑप्शन है, हमने आपके सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया। अब विद्यालंकार आपको कैसे सेल थ्रू करवाएगा, कैसे इंश्योर करेगा कि यू विल कम आउट ऑफ फ्लाइंग कलर्स इन योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन।
Vidyalancar has expert faculty. Now, when I'm saying expert faculty, हमारे जितने भी faculty members हैं, be it me, हम आपके कोई भी friends आप बात कर लीजिए, and they can share their experience with you. We have been teaching these subjects for last 15 years, and we have acquired certain level of expertise in this subject. Now, when I say expertise, it is not only in terms of covering the syllabus, it is going beyond syllabus and ensuring that we should cover everything what is required. अब जैसे जब हम AWP के बारे में बात करेंगे, तो जब हम या जावा के सर बात करेंगे, तो हम डायरेक्ट सब्जेक्ट पे नहीं जाएंगे. हम पहले ये इंश्योर करेंगे कि आपका बेस कवर हो. पहले हम बेस कवर करेंगे, उसके ऊपर हम आपके सब्जेक्ट के फाउंडेशन ले करेंगे. ठीक है. वी ऑल आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स. हम सब PhD कर रहे हैं अपने अपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में. आप कोई भी सब्जेक्ट देखेंगे, सारे टीचर आपके मास्टर्स हैं इंजीनियरिंग में. एंड आई एम परसुइंग PhD इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग. सो वी आर ऑल एक्सपर्ट. आप हमारी जब स्टडी मटेरियल देखेंगे, तो आपको विद्यालंकार के नोट्स मिलेंगे, आपको जो हम लेक्चर ले रहे हैं उसकी PPTs मिलेंगी. आप जो लेक्चर बैठ रहे हैं उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप मिस करते हो तो आप देख सकते हो. हमारे वेकेशन बैच के कुछ बच्चों ने हमसे रिकॉर्डिंग मांगा था कि सर हमने ये लेक्चर मिस किया. दे हैव गॉट द रिकॉर्डिंग. वी कैन सॉल्व योर डाउट्स. एंड वी प्रोवाइड यू GQ, EQ एंड कंप्लीट प्लानिंग. आपको सब्जेक्ट का एक लेसन प्लान मिल जाएगा. एंड वी ऑलवेज फॉलो इट टू द परफेक्शन. We ensure that your syllabus gets well over in time. You should have sufficient last minute revisions. We can conduct such sessions, and we do conduct, because last year तक तो ये हमारा offline होता था. Now we are online this time. So हमारी expectation है कि our reach should be even more. Every student who are appearing for these exams should be able to connect to us and should, allow us to help you. Now, and a conducive environment, we all ensure your success. We will do complete hand holding for you to overcome you in these testing time. Now when I'm saying testing time, like people at your home, public घर पे है, and people are confused कि अब हम क्या करें. So you can utilize this time, ठीक है, to complete your syllabus well in advance and to the perfection. जैसे कि हमने कहा, हम 10 से ज्यादा साल के सारे टीचर्स हैं. लगभग हमने 5000 बच्चे हमसे पढ़ के गए हैं BSc IT के. हम जैसे हमने कहा कि we will extract the best from you, we will get work done from you. मैंने कहा जब हम सब चीजें लाइव पढ़ाएंगे तो बच्चों का इंटरेक्शन आता है, उनका पार्टिसिपेशन होता है, उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है. We have a well researched teaching methodology. एंड जैसे मैंने कहा, वी ऑलवेज कंडक्ट लास्ट मिनट सेशन सो दैट अगर बच्चों की कोई छोटे मोटे डाउट्स भी रह गए हैं, सो वी विल ट्राई टू ओवरकम दोस डाउट्स, एंड वी डू डेफिनेटली. फाइन. वी हैव, जैसे हमने कहा, आपको कंप्लीट लेसन प्लान दिया जाएगा. हर सब्जेक्ट के बाद हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन रखे जाते हैं. हर यूनिट के बाद पीरियोडिक टेस्ट होंगे. मॉडल सोल्यूशन आपके पास अपलोड कर दिया जाएगा. एंड देयर विल बी प्रिलिमिनरी एग्जाम. सब जैसे वेकेशन बैच के बच्चों का भी प्रीलिम हो जाएगा. We'll be able to complete the syllabus by this month end. And वो एक प्रीलिम बैठेंगे. हम वो प्रीलिम आपसे भी शेयर करेंगे, बट आपका वो तब तक थोड़ा टॉपिक तो कवर हो, सिलेबस तो कवर हो. आपको कंप्लीट EQ, GQ क्वेश्चंस भी देंगे, उनके सॉल्यूशंस भी देते हैं. नाउ देखिए, कंड्यूसिंग एनवायरनमेंट, ठीक है. नाउ आप अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हम इंटरेक्ट कर पाएंगे. हम पोस्ट लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो हम आपको रीडिंग रूम फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स हमारे नियरेस्ट सेंटर पे जाके दे कैन ऑक्यूपाई आवर प्लेस एंड सिट. और हमारे बहुत से बच्चे आके, जैसे जब लेक्चर के टाइमिंग नहीं होते हैं यहाँ, तो दे कैन ऑक्यूपाई दैट रूम एंड कैन अवेल दिस सर्विस. यस, ऑब्वियसली जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम प्राइस शेयर करते हैं. और हमारे, जैसे हमने कहा, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि we have our student getting placed in top companies, and that is what satisfies us the most. मतलब why are we going through all these efforts? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, आपका कभी सपना ये नहीं था कि हम बड़े होके सिर्फ ग्रेजुएट बनेंगे. कोई बच्चा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं बनना, मतलब खाली ग्रेजुएट बनना नहीं चाहता. हमारा उद्देश्य होता है कि हम वो ग्रेजुएट बन के करेंगे क्या. हमको टॉप कंपनीज में जॉब करना है, हमको टॉप आईवी लीग कॉलेजेस में हायर एजुकेशन परस्यू करना है. तो हमारा उद्देश्य ये है. आपका गोल आइडेंटिफाई होना चाहिए. आपका गोल BSc IT नहीं है, और हम भी नहीं चाहते आपका गोल BSc IT हो. हम BSc IT क्यों कर रहे हैं? हमने IT एज अ ब्रांच क्यों सिलेक्ट किया है?
क्योंकि उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, उसका अपना एक डेस्टिनेशन है कि वो अगर बच्चा इस पाथ पे होके जाता है तो वो ये डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहिए। तो हमारा जो गोल है वो डेस्टिनेशन पे होना चाहिए, फोकस हमारा डेस्टिनेशन पे होना चाहिए और हमारा एफर्ट भी उसी डेस्टिनेशन को अचीव करने में लगने चाहिए। सो प्लीज फोकस। नाउ when it comes to study material, now this is very important। अभी तो हमारे जो जितने भी स्टडी मटेरियल्स होंगे हम आपको वी बुक से सब प्रोवाइड कर पाएंगे। नाउ मैं एक और बात रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे अपना नाम और फोन नंबर मेंशन करें, सो दैट वी विल यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट यू नो, मैंने आपसे कहा था एप्टीट्यूड टेस्ट के आपको आप चीजें एक्सेस कर पाएंगे। जो एप्टीट्यूड टेस्ट के मटेरियल्स हैं जो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन में आपको हेल्पफुल हो सकते हैं, वो मटेरियल आप अवेल करवा पाएंगे। तो प्लीज आप अपना डिटेल्स हमको आप चैट में भी दे सकते हैं या आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा चैट में, उस लिंक में आप प्लीज अपना डिटेल्स भर दीजिए, हमको प्रोवाइड कीजिए, सो दैट वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू एक्सेस एटलीस्ट टू दोस एप्टीट्यूड टेस्ट मटेरियल्स। मैंने कहा आपको एग्जॉस्टिव मटेरियल मिलेगा, एक्सटेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसमें आपको ग्रेडेड क्वेश्चंस होंगे। जब हम बात करते हैं ग्रेडेड क्वेश्चन मतलब क्या, कि हम फैकल्टी मेंबर्स क्या करते हैं, हम हर चैप्टर के, देखिए लॉजिक ऐसा है, आपके एग्जाम में हर चैप्टर पे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपके पास 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन 5 मार्क का, ऐसे 5 चैप्टर हैं, यानी आपके एग्जाम में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 15 करने हैं आपको ना। अब आप ऐसा बैठ के सोच रहे हो यार 15 करने, नहीं बेटा, इसका मतलब क्या है कि आप एक चैप्टर को भी ऑप्शन में नहीं रख सकते, क्योंकि हर चैप्टर का कंपलसरी वेटेज है 15 मार्क। चैप्टर नंबर 1 वेटेज 15 मार्क्स, चैप्टर नंबर 2 वेटेज 15 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 वेटेज 15 मार्क्स, चैप्टर नंबर 4 वेटेज 15 मार्क्स, चैप्टर नंबर 5 वेटेज 15 मार्क्स। हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर का वेट 15 मार्क है, यानी अगर मैं एक चैप्टर ऑप्शन में छोड़ता हूं तो मैं 15 मार्क्स का नुकसान उठा रहा हूं मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपको जो भी नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेंगे, तो ऐसा आपको कुछ ढूंढना नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको नोट्स मिलेंगे। हम आपके साथ पास्ट एग्जाम क्वेश्चन शेयर करेंगे और उनके सोल्यूशन शेयर करेंगे। अब तक जितने एग्जाम हुए हैं उस सब्जेक्ट के, उसके क्वेश्चंस आंसर सारे शेयर करेंगे। ये सारी चीजें आपको वी बुक पे मिल जाएंगी। वी बुक आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हम आपको लॉगिन क्रेडेंशियल दे पाएंगे, ठीक है, वंस द स्टूडेंट इज विद अस। सो दिस इज अबाउट द स्टडी मटेरियल। नाउ आपको जो भी आप डिटेल्स देखना चाहेंगे, आप हमारे वेबसाइट vidyalancal.org पे जा सकते हैं। नाउ vidyalancal.org पे जाके आप BSc IT सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको अब सारी चीजें एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, आप सारे डिटेल्स एक्सेस कर पाएंगे। आई मींस टू से नाउ, जैसे मैंने कहा कि ये चीजें हम हमारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारा सबसे सेटिस्फैक्शन क्या है कि बच्चे अच्छे कंपनी में जॉब पे जाए, ठीक है। यू शुड बी एबल टू क्रैक योर इंटरव्यूज, यू शुड बी एबल टू, और इंटरव्यू में सबसे पहला हर्डल क्या हो जाएगा मालूम है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। तो वी बुक में आपको हम कैंपस प्लेसमेंट के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, एचआर क्वेश्चंस होते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चन आंसर, ये हम आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। और आप ये वी बुक आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आप मतलब वी बुक ऐप आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हमारे गूगल प्ले स्टोर से। आप, जैसे मैंने कहा, आपके साथ एक लिंक शेयर किया गया होगा, उसमें आप अपने सारे डिटेल्स दीजिए, तो विल बी इन अ पोजीशन टू प्रोवाइड यू एक्सेस टू दिस बुक, एटलीस्ट दिस बुक, ओके। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं, ये हमारे सब कॉलेज टॉपर्स हैं। दीज आर कॉलेज टॉपर्स, यस, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर, दीज आर फर्स्ट एंड सेकंड रैंकर ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। जैसे हमने कहा कि these are some of our pass out students. I mean, the madam was first rank in JK College, first rank in KB College, first rank in Western College, first rank in CHM College, and now she is working in L&T Insurance. This, I mean, the madam Krina is first rank in MIMS College. She's doing her MCA.
We have first rank from Sanpada College and in many colleges. You can see we have all have first rank in the respective colleges. These are students with first rank. They, I mean, working in Infosys. This guy is doing MSc IT from KC College. And this boy is first rank in Maharashtra College. See, first rank in Sofia, in NK College, and then we have our second rank student. So we have, I mean, if you see almost all top BCIT colleges, we have first and second rank, third rank from these colleges, and they're working at, I mean, all good IT companies. A majority of doing their post graduation from reputed institutes. Now we have been producing such results year after year, and this is not mere coincidence. We really work very hard, and we do incorporate superior methodology which we have perfected over the years. Now you must be knowing Vidyalanka is a very reputed name in engineering. We have it almost like 6 decades we have been serving engineering students. Now हम जब पढ़ाते हैं, हम सारे इंजीनियरिंग, जैसे हमने कहा कि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के सारे टीचर्स हैं. We have all have done masters in computer engineering, and many of us are pursuing our PhD. In fact, I think almost all of the teacher who will be teaching you are pursuing their PhD. Now जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम ऐसा सोच के पढ़ाते हैं कि हम इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को पढ़ा रहे हैं, बिकॉज आपका कंपटीशन उनके साथ है. आपको उनके साथ लड़के उनका जॉब लेना है, आपको उनके साथ लड़के हायर एजुकेशन पे जाना है, जहां वो एलिजिबल है वहां भी आपको जाना है. तो जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा हमारा अप्रोच ये होता है कि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही हम बीसीआईटी स्टूडेंट्स को पढ़ाएं. हम सब्जेक्ट के उसी डेप्थ में चाहें, हम उसी लेवल का डिस्कशन करें बच्चों के साथ. So these are our regular batches, scheduled for online regular batches. See, software project management starting from 6 July, every Monday. Then we have every Wednesday, we have IoT. Every Friday, we have AWP from 4 to 6. Okay? And every Tuesday we'll have AI. Every Tuesday we'll have Linux. हमने उसको Tuesday इसलिए रखा है बेटा दोनों को एक दिन, क्योंकि elective है. बच्चा दो में से किसी एक जगह पे रहेगा. Similarly, every Thursday हमने Java और NGT रखा है क्योंकि elective है. मैंने कहा बच्चों को लेके elective का कोई भी confusion है तो आप बिल्कुल कोई confusion मत रखिए. पहला solution आप अपने कॉलेज के टीचर से पूछ लीजिए. दूसरा solution, कॉलेज के टीचर्स नहीं अभी तक डिसाइड कर पाए हैं तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए. उससे आपको एक रफ आइडिया आ जाएगा कि हमारे कॉलेजेस में ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाता है. आप उस बेसिस पे आप एक सब्जेक्ट एनरोल कीजिए. ना जैसे मैंने कहा अगर बच्चा एआई एनरोल करता है और थोड़े दिन बाद उसको जैसे 1 वीक 2 वीक बाद उसको पता चलता है कि हमको लिनक्स है, तो आप बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं. वी विल शिफ्ट यू टू लिनक्स एंड वी विल प्रोवाइड यू वीडियोज ऑफ ऑल द लेक्चर्स ऑफ लिनक्स दैट यू हैव मिस्ड. सिमिलरली फॉर लिनक्स, बच्चा लिनक्स में हमारे यहाँ एडमिशन ले रहा है और कल बोलते नहीं कॉलेज में सर हमको 1 वीक बाद 2 वीक बाद हमको कॉलेज में एआई बोल दिया है. कोई बात नहीं है, हम आपका जो भी मिस हुआ है और जो आपके लेक्चर्स में आप डाउट्स भी टीचर से पूछ सकते हैं वो वीडियो देखिए और जो भी डाउट्स है आप टीचर से पूछ सकते हैं. ईच वन ऑफ यू विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट. ठीक है. नाउ प्रोजेक्ट्स के बैचेस के ठीक है. नाउ project. Now project is very important aspect and we are aware of it. Now we were able to definitely provide help to the student with respect to project, but the point is project is not something which we can discuss online. Point number 1. Point number 2, project is something where important decision will be taken by your guide of the college also, because a lot of input regarding your project is given by guide also, your college guide, and it has to go in accordance with that input. But as soon जैसे ही हम ऑफलाइन मतलब आपका ये लॉकडाउन खत्म होता है, we can continue this. ठीक है. और इसके रिलेटेड जो भी और आगे के डिटेल्स है हम 13 जुलाई के बाद आपको ये बता पाएंगे कि हम एक्चुअली ये किस मैनर में लेके जाएंगे. बट आप इतना ये रेस्ट एश्योर कीजिए कि हम आपको प्रोजेक्ट में 100% हेल्प कर पाएंगे. ठीक है. अभी मैंने कहा ना आपको बेटा एग्जीक्यूशन डिटेल्स हम आपको 13 जुलाई के बाद बता पाएंगे. यस एक
Yeah, beta. Sheikh has some question. Okay. Okay, chat. Let me see. MongoDB. बेटा ये टूल है जिससे आप सुनिए सुनिए, ये क्या है एक्चुअली, आपका सब्जेक्ट है डेटा, ठीक है ना, बिग डेटा पे काम करना है आपको ना, एनजीटी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, यहां पे आपको बिग डेटा पे काम करना है। अब बिग डेटा पे काम करने के लिए MongoDB एक टूल है, तो यहां पे आपको इन जनरल पूरे सब्जेक्ट के बारे में बताया जाएगा कि अगर मुझे बिग डेटा पे काम करना है तो हाउ MongoDB विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड हाउ टू यूज MongoDB। ठीक है, तो ऐसा है ये। ओके हाँ, very important, your fee is only 2,500 per subject, so please you should avail this service, because I mean, taking lockdown into consideration, we have reduced our fee considerably, and so that because we want to reach out to maximum students in this lockdown and we want to serve you better, so that आपका ये जो टाइम है वो फुल यूटिलाइज हो सके। ठीक है, सो प्लीज डू अवेल दिस ऑफर। नाउ हाँ, अगर व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन पेमेंट, आप यहां पे जाएंगे vidyalanka.org पे जाएंगे, आप हमारे ये ऑनलाइन पेमेंट ऐप पे क्लिक करेंगे एंड देन यू कैन सेलेक्ट द बैचेस। से आप देखिए हमारे इंजीनियरिंग के भी चल रहे हैं बैचेस, हमारे BSc के भी चल रहे हैं, हमारे गेट के बैचेस चल रहे हैं, वी ऑल, तो हमारे तो स्टूडेंट्स आर अवेलिंग दिस ऑफर्स। You can make online payment using this. Please just have a look at it. आप TY BSc का एडमिशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा एंड देन यू कैन मेक ऑनलाइन पेमेंट फॉर दी TY BSc सब्जेक्ट्स। ठीक है, ठीक है, ये हमारे कोड्स हैं सब्जेक्ट के। जैसे हमने कहा कि अभी हम, ये हमारा रेगुलर बैच है तो हम इसमें सारे सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। वेकेशन में हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट ऑफर किया था, दैट वाज AWP एंड IoT। सो प्लीज गो थ्रू दीज बैच कोड्स, यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। जैसे मैंने कहा ना, आप पहले ऑनलाइन पेमेंट, आप vidyalanka.org पे जाएंगे, ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, TY BSc सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्लिक करके आप पहले एडमिशन फॉर्म भरेंगे। फर्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडमिशन फॉर्म भरेंगे, आपके डिटेल्स भर देंगे, फिर आप ऑनलाइन पेमेंट के लिए यहां पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड देन आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए एंड देन यू मेक द पेमेंट। सो इट गोइंग टू बी वेरी सिंपल, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज द इंटरफेस फॉर मेकिंग द पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और एनी UPI। ठीक है, वी हैव, आई मीन, ऑलमोस्ट ऑल पेमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल विथ अस। सो जैसे मैंने कहा, we are back to the schedule and we really want you to avail this service. We want to help you, we want to serve you, and we also want you to spread this word to your friends, because we want to reach to maximum students, maximum possible student. Now I think so these were something the kind of introduction, these were something the introductory session. Now अब मैं आपको AWP का एक डेमो देने वाला हूं। Now अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हम सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ाते हैं। I'm going to make a demo to AWP subjects. So please everyone, क्या आप तैयार हैं? हम AWP का एक डेमो सेशन लेने जा रहे हैं। ठीक है, so here on I'm switching to AWP subject. Please be with me. Okay, everyone here. So we're going to talk about ये हमारा AWP का लेक्चर नंबर 1 होता है नॉर्मली जब हम AWP का सेशन लेते हैं। Now when it comes to AWP session, जैसे मैंने कहा AWP stands for Advanced Web Programming। ठीक है, now we will have Advanced Web Programming। Now in this subject सबसे पहली चीज है, आप एक नया लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं, that is C#। Now what is about C#? Let us see।
ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होता है आइडियली. सो प्लीज लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द सब्जेक्ट्स. वी विल हैव ब्रीफ डिस्कशन ऑन द सेशन एंड ट्रस्ट में बहुत सारी नई चीजें आपको मालूम पड़ेंगी. नाउ व्हाट इज सी शार्प? सी शार्प इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नाउ बच्चे सोचेंगे अरे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है, आपने पाइथन पढ़ा है, तो बच्चा सोचेगा यार मेरे को तो मालूम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है. नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे. आप प्लीज ध्यान दीजिए. तो जब मैं सी शार्प के बारे में बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में कहता हूं कि भाई वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. दूसरा मैंने कहा वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. ठीक है. सो लेट मी टॉक अबाउट इन दीज 2 टॉपिक्स. और ये ट्रस्ट कीजिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है. ये 2 टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं. अभी हम सेशन में बात करने जा रहे हैं कि ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या होता है. चलो, तो जब बात आती है प्रोसीजर ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की, मैंने अभी भी आपसे कहा कि सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो अगर आप अपने पूरे बीएससी के जर्नी को देखेंगे तो आपने कौन कौन से लैंग्वेज पढ़े हैं? आपने सी पढ़ा है, आपने जावा पढ़ा है, आपने पाइथन पढ़ा है, आपने सी प्लस प्लस पढ़ा है. तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. कौन कौन से? सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी प्रोसीजर ओरिएंटेड है. तो पहला क्वेश्चन ये कि अगर मुझे किसी ने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है, मुझे बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मुझे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तो मैं कौन सा लैंग्वेज यूज करूंगा? मैं सी यूज करूंगा कि मैं जावा यूज करूंगा? आप बोलोगे सर दोनों में लिख सकते हैं. नहीं, दोनों में लिख सकते बराबर बेटा, लेकिन अप्रोच कौन सा यूज करना चाहिए? तो उसके लिए पहला मैं हमेशा एक क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से. जैसे समझो क्लास में 60 बच्चे बैठे और मैं क्लास में एंटर करता हूं और मैं क्लास में ऐसे पूछता हूं नाम बताओ, नाम बताओ. प्रॉब्लम इस बच्चे बोलेंगे किसका नाम पूछ रहे हो? जब तक मैं किसी एक बच्चे को पॉइंट नहीं करूंगा कि बेटा आप अपना नाम बताइए, तब तक सारे बच्चे सोचेंगे ये किसका नाम पूछ रहे हैं, क्योंकि नाम तो हर बच्चे के पास है. आप बैंक में जाइए और उनसे पूछिए बैलेंस बताओ, वो पूछेंगे किसका बैलेंस चाहिए. आप अकाउंट नंबर दीजिए तो ही आपको बैलेंस मिलेगा. ठीक है. गवर्नमेंट मतलब अकाउंट जो बैलेंस है वो आपके अकाउंट नंबर के हिसाब से स्टोर किया गया है. जब आपको रिजल्ट देखना होता है तो वो भी पूछता है किसका रिजल्ट. क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपके सीट नंबर से स्टोर किया हुआ होता है. आपके कॉलेज के पास आपका सारा डेटा आपके रोल नंबर के हिसाब से होता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हमारे सारे डेटा हैं हमारे आधार नंबर के हिसाब से. ठीक है. आपके पापा के सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट के पास हैं पैन नंबर के हिसाब से. तो अगर आप ये सीन देखेंगे, अगर आप ये सिनारियो देखेंगे कि जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग. तो जब भी हमारा डेटा स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है. ठीक है. क्वेश्चन क्या उठना चाहिए? क्वेश्चन उठना चाहिए किसका. लेकिन अगर मैंने आपसे कहा राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले एरिया ऑफ सर्कल, तो आपके दिमाग में पहला क्या चीज आएगा? आपके दिमाग में पहला क्या चीज आएगा? कैसे? व्हाट इज द फॉर्मूला? तो वहां फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाएगा. मतलब जब हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है? कैसे निकालेंगे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ सर्कल? फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो जाता है. कंप्यूटेशन कैसे करें, यानी जहां क्वेश्चन कैसे अराइज होता है आप समझ लीजिए वो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच है, और जहां क्वेश्चन किसका अराइज होता है आप समझ लीजिए वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है. तो अगर आप देखेंगे प्रोसीजर ओरिएंटेड में हमारा डेटा स्टोर और प्रोसेस विथ रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग नहीं किया जाता. मुझे ए बी सी का वैल्यू दे दो, मैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूंगा. मुझे रेडियस दे दो, मैं एरिया ऑफ सर्कल दे दूंगा. इसका मतलब रेडियस का कोई भी वैल्यू होने दो, रेडियस का कोई भी वैल्यू होने दो, आपका एरिया ऑफ सर्कल सेम रहेगा. लेकिन जब आप बैंक में जाते हो तो जब बैंक ना सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि मेरे को जो भी यूजर आ रहा है उसका डेटा मैं क्या क्या लूं, मैं उसका नाम लूंगा, मैं उसका एड्रेस लूंगा, मैं फोन नंबर लूंगा, मैं उसके फैमिली मेंबर्स के डिटेल लूंगा. सो व्हेन इट कम्स टू स्टोरिंग डेटा विथ रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलेंगे, क्योंकि यहां हमारा एम्फेसिस किस पे है? हमारा एम्फेसिस डेटा पे है. और प्रोसीजर ओरिएंटेड में हमारा एम्फेसिस डेटा पे नहीं है, हमारा प्रोसीजर पे एम्फेसिस है, कंसंट्रेशन प्रोसीजर पे. और इसीलिए जब हम रियल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज करते हैं, और यहां ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज नहीं. रियल वर्ल्ड में प्रोसीजर ओरिएंटेड यूज नहीं किया जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज किया जाता है.
अब अगर कोई आज के बाद आपसे पूछे कि मुझे रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोग्राम लिखना है, तो हम बोलेंगे भाई देखो, वो जावा में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं सी में लिखूंगा, क्योंकि यहां पे जब हम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान किस पे है, हमारा कंसंट्रेशन है प्रोसीजर। लेकिन अगर मुझे किसी स्टूडेंट का डेटा इकट्ठा करना है, एम्प्लॉय का डेटा इकट्ठा करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे बात करूंगा, तो मैं जावा में लिखूंगा, मैं सी शार्प में लिखूंगा। So this is brief introduction on procedure oriented and object oriented. Now, platform independent बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए कॉलेज का वो दिन जब आप जावा का पहला लेक्चर बैठ रहे थे और टीचर ने आपसे क्या कहा, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैंने ये 2001 में सुना था, जब मैं 2001 में मेरे सेकेंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में था। 2001 19 साल पहले टीचर ने कहा था जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मैं सोच में पड़ गया, अरे ये है क्या। जरा देखिएगा, जावा पे बात करने से पहले मैं सी पे बात करने जा रहा हूं। सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसे समझो, मेरे को पापा ने एक लैपटॉप खरीद के दिया है और उस लैपटॉप पे एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उस लैपटॉप पे मैंने एक सी प्रोग्राम लिखा, even.c। अब ये जो सी कोड है बेटा, ये हाई लेवल कोड है ना। जब मैं बात करता हूं हाई लेवल का मतलब क्या होता है बेटा, ये लैंग्वेज का लेवल होता है। अब लैंग्वेज का लेवल कैसे डिसाइड किया जाए, देखो मुझे हिंदी आता है तो मेरे लिए हिंदी लो लेवल है ना। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मेरे लिए इंग्लिश हाई लेवल है, ठीक है। और अगर किसी को इंग्लिश आता है तो उसके लिए इंग्लिश लो लेवल है, उसको हिंदी नहीं आता तो हिंदी हाई लेवल है। यानी ये जो लैंग्वेज का लेवल है वो बड़ा ही सब्जेक्टिव है। मेरे लिए हिंदी लो लेवल है क्योंकि वो मुझे आता है। तो जो लैंग्वेज किसी को आता है वो उसके लिए क्या है, वो उसके लिए लो लेवल है। वो उसके लिए क्या है, लो लेवल। प्रॉब्लम क्या है मेरे, जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, आउटपुट कौन देता है, आउटपुट मशीन देता है। मशीन कौन, मशीन को हम प्यार से ऑपरेटिंग, अभी मैं जब मैं मशीन बोलूं तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं, इतना समझ लीजिएगा। तो मेरा एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो अगर एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुझे प्रोग्राम रन करना है तो वो किसको समझ में आना चाहिए, एक्सपी को समझ में आना चाहिए। लेकिन मैंने प्रोग्राम किस में लिखा है, सी में लिखा है। सी में लिखा हुआ कोड एक्सपी को समझ में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये तो हाई लेवल है। तो इसलिए मुझे कंपाइलर लगता है। कंपाइलर का काम प्रोग्राम कंपाइल करना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुमने जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा है वो आपके मशीन को समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो। मशीन को समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो का मतलब, अगर ये even.c है तो व्हाट वी विल गेट इज, वी विल गेट even.exe एंड इट इज नेटिव मशीन कोड। नेटिव मेरा मशीन कौन है, एक्सपी, तो इट इज एक्सपी मशीन कोड। तो जो मैंने सी में लिखा था वो एक्सपी में कन्वर्ट हो गया है, जो मैंने सी में लिखा था वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एक्सपी में। अब अगर एक्सपी में कन्वर्ट हो गया तो मेरे पास दो फाइल है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक EXE फाइल है और मेरे पास एक सी कोड है। मैं पेन ड्राइव में EXE फाइल कॉपी करता हूं और ले जाके लिनक्स पे रन करता हूं, उस मशीन पे रन करता हूं जिसपे लिनक्स है। नहीं रन होगा, क्यों नहीं रन होगा, क्योंकि ये तो एक्सपी कोड है, वो लिनक्स पे रन नहीं होगा। मैं मैक पे रन करने की कोशिश करता हूं, वो नहीं रन होगा। वो सिर्फ उसी मशीन पे रन होगा जिसपे एक्सपी है, वो सिर्फ उसी मशीन पे रन होगा जिसपे एक्सपी है। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अगर एक सी प्रोग्राम एक्सपी पे कंपाइल किया तो वो सिर्फ एक्सपी पे ही रन होगा, किसी दूसरे मशीन पे रन नहीं होगा। और इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। या ना आप बोलोगे सर पापा ने तो बड़ी मुश्किल से एक लैपटॉप खरीद के दिया है। आप बोलते हो कि एक लैपटॉप पे कंपाइल करो, उसको ले जाके दूसरे लैपटॉप पे रन करो। कैसे रन करना है और कैसे छोड़ दो, क्यों रन करना है ना, क्यों रन करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, why do we need, why you want a code which is compiled on XP and we want it to execute it on Linux। बेटा जब हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन की, मैं चाहे ऐप की बात करूं या जो हम ब्राउजर में कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन करते हैं, आप एक बात बताइए, ये जो वेब एप्लीकेशन मैं एक्सेस कर रहा हूं, क्या ये मेरे पास इसका सोर्स कोड है क्या, नहीं, मेरे पास इसका कंपाइल कोड है। इसका मतलब किसी ने वो वेब एप्लीकेशन अपने मशीन पे बनाया है, उसी ने उसके मशीन पे कंपाइल किया है और वो कंपाइल कोड में एक्सेस कर रहा हूं थ्रू ब्राउजर, ठीक है।
और वो मेरे ब्राउजर पे रन हो रहा है, मेरा ब्राउजर मेरे मशीन पे है, ठीक है। इसका मतलब जब हम वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, अगर ऐसा होता है कि वेब एप्लीकेशन पे एक रेस्ट्रिक्शन आता है कि जिस मशीन पे कंपाइल किया उसी मशीन पे रन करना पड़ेगा, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट। फिर अब वो वेब एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम सक्सेसफुल वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहां पॉइंट क्या आता है कि आप किसी भी, अब जैसे मैंने एक्सपी पे बनाया बट मेरा वेब एप्लीकेशन किसी भी मशीन पे चलना चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी जरूरत है। तो ये जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, ये हमारी जरूरत से, ये हमारी नीड से डेवलप किया गया है। तो हम इतना समझ गए कि सी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर हम सी कोड लिखते हैं तो हम उसी मशीन पे रन कर सकते हैं जिस मशीन पे हमने कंपाइल किया। और अगर ये रिस्ट्रिक्शन है, इसका मतलब हम इसको यूज करके वेब एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, जरा देखिए। हमें क्या चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चाहिए। अच्छा, पहले मैं जावा के बारे में बात करूंगा, उसके बाद मैं सी शार्प के बारे में बात करूंगा। मैं जावा के बारे में क्यों पहले बात करूंगा, क्योंकि आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है तो आप मुझसे रिलेट कर पाएंगे, फिर मैं उसको अपग्रेड करूंगा सी शार्प पे। प्लीज बने रहिए मेरे साथ। नाउ जावा में क्या होता है, जावा में हम क्या करते हैं, समझो मेरे पास एक्सपी है, ये मेरा बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपी है, इस पे मैं जावा इंस्टॉल करता हूं। तो जब मैं एक्सपी पे जावा इंस्टॉल करता हूं तो वो क्या करता है, इस अंडरलाइंग ओएस पे खुद का एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है, जिसको हम जेवीएम कहते हैं। जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सपी पे मैंने जावा इंस्टॉल किया तो एक्सपी पे वो जेवीएम बनाएगा, लिनक्स पे मैंने जावा इंस्टॉल किया तो लिनक्स पे जेवीएम बनाएगा, मैक ओएस पे मैंने जावा इंस्टॉल किया तो मैक ओएस पे वो जेवीएम बनाएगा। वो हर मशीन जिस पे मैं जावा इंस्टॉल करता हूं उस पे वो जेवीएम बनाएगा। मजे की बात क्या है, नाउ मैं कंपाइलर, लेट्स सी मेरी आंखें कंपाइलर है, मेरी आंखों को ना नेटिव मशीन नहीं दिखता, मतलब एक्सपी नहीं दिखता, लिनक्स नहीं दिखता, मैक नहीं दिखता, उसको क्या दिखता है, सिर्फ जेवीएम। नाउ व्हाट हैपन इज द कंपाइलर विल ऑलवेज जनरेट जेवीएम अंडरस्टैंडेबल कोड। मतलब मैंने एक्सपी पे भी अगर कंपाइल किया तो वो जेवीएम कोड देगा, मैंने लिनक्स पे भी कंपाइल किया तो वो जेवीएम कोड देगा। इससे यूनिफॉर्मिटी आती है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान देना। मेरे पास एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने e1.java फाइल बनाया, ये मेरा हाई लेवल लैंग्वेज है। नाउ जावा में मुझे कंपाइल करना पड़ा, कैसे कंपाइल किया, यूजिंग जावा सी। तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, आपने हमेशा ध्यान से देखा होगा, आपको एक क्लास फाइल मिलता है e1.class। तो आउटपुट में मुझे क्लास फाइल मिला, जिसको हम क्या बुलाते हैं प्यार से, बाइट कोड। ये जो बाइट कोड है ना बेटा, ये जेवीएम कोड है। जेवीएम को समझ में आए ऐसा, यानी अगर मैं अब यहां पे क्या है, अगर ये एक्सपी की जगह लिनक्स होता ना, तो लिनक्स पे भी जेवीएम है तो भी आउटपुट जेवीएम कोड आता। मींस मैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा प्रोग्राम कंपाइल करूं, आउटपुट क्या आता है, जेवीएम कोड। सी में ऐसा नहीं था। सी में क्या है, अगर मैं एक्सपी पे कंपाइल करूं तो आउटपुट एक्सपी कोड आता है, मैं लिनक्स पे कंपाइल करूं तो आउटपुट लिनक्स कोड आता है, मैं मैक पे कंपाइल करूं तो आउटपुट मैक कोड आता है। ऐसा होता है, यहां पे ऐसा नहीं है, कहीं भी कंपाइल करो आउटपुट क्या आएगा, बाइट कोड आएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये बाइट कोड तो मशीन को समझ में नहीं आता, भाई रन तो मेरे नेटिव मशीन को करना है, वर्चुअल मशीन तो वर्चुअल है, वो रन थोड़ी करेगा। रन तो मुझे एक्सपी पे करना है, रन तो मुझे लिनक्स पे करना है, रन तो मुझे मैक ओएस पे करना है। अब ये तीनों बोलेंगे हमको बाइट कोड समझता ही नहीं है, तो क्या करें। Now, on every machine where you have Java installed, you will have second compiler, और उस second compiler को हम प्यार से बुलाते हैं JIT। JIT is just in time। JIT is just in time compiler, इसको हम इंटरप्रेटर भी कहते हैं ना। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब अपना लेक्चर चालू हो जाएगा, हम नेक्स्ट फ्राइडे बात करेंगे इसके बारे में, एक हफ्ते बाद। ये JIT कंपाइलर कहां है बेटा, बताइए। ये JIT कंपाइलर कौन से मशीन पे, एक्सपी पे। तो ये बाइट कोड जब मैं JIT को देता हूं, जो JIT क्या करेगा बताइए, इस बाइट कोड को किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्सपी कोड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यही बाइट कोड जब मैं JIT को देता हूं जो लिनक्स पे है, तो वो किस में कन्वर्ट करेगा, लिनक्स में। नाउ व्हाट विल हैव, we will have a code compiled on XP
and I'm trying to execute that code on Linux. Is it possible? Yes, it is possible. इसका मतलब मैं XP पे बनाया गया कोड मैं लिनक्स पे रन कर सकता हूं। जी, बनाया गया कोड का मतलब कंपाइल किया गया कोड, सोर्स कोड नहीं, बाइट कोड। मैं XP पे कंपाइल करता हूं, जो बाइट कोड मिलेगा मैं जाके लिनक्स पे रन करता हूं, मैक पे रन करता हूं, रन होगा। लेकिन एक ही कंडीशन है, सब पे क्या होना चाहिए? जावा। सर ये तो आपने जावा के बारे में बताया, वो हमको आता है, जरा सी शार्प के बारे में बताइए। सी शार्प में देखिए क्या होता है। नाउ सी शार्प में जैसे मैंने क्या कहा, जावा में क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है। डॉटनेट में भी जब आप डॉटनेट इंस्टॉल करते हो, सो डॉटनेट में भी एक वर्चुअल मशीन क्रिएट होता है जिसको हम CLR कहेंगे। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नाउ CLR क्या करेगा? वो JVM जैसा काम करेगा, ठीक है। XP ना मेरा जो सी शार्प कोड है वो CS एक्सटेंशन के साथ होता है। सपोज मैंने एक सी शार्प कोड किस पे बनाया? XP पे। मैंने वो कंपाइल किया। नाउ मशीन कोड आउटपुट में नहीं आएगा, आउटपुट में क्या आएगा? मेरा CLR कोड, जिसको हम क्या बुलाते हैं? MSIL। MSIL इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। वहां बाइट कोड भी इंटरमीडिएट था। क्यों? जावा सोर्स कोड टू बाइट कोड, देन बाइट कोड टू मशीन कोड। यहां क्या होता है? सी शार्प में क्या होता है? सी शार्प सोर्स कोड टू MSIL। जैसे वहां बाइट कोड होता है वैसे यहां MSIL होता है। जैसे वहां हमने क्या पढ़ा, वहां पे हमारे पास एक JIT कंपाइलर है जो बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। वही JIT कंपाइलर यहां भी है। ये JIT कंपाइलर कौन से मशीन पे है? XP। तो ये किसको कन्वर्ट करेगा? देखो, MSIL टू XP कोड। वही जब मैं JIT कंपाइलर ऑन लिनक्स को देता हूं, ठीक है ना, JIT कंपाइलर तो हर मशीन पे होगा, तो वो क्या करेगा? MSIL को लिनक्स में कन्वर्ट कर देगा। एक बार XP कोड बन गया तो XP मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। एक बार लिनक्स कोड बन गया तो लिनक्स मशीन उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। एक बार मैक कोड बन गया, मैक कोड उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि सी शार्प कोड जब कंपाइल करता है तो इंटरमीडिएट कोड बनता है जिसे हम MSIL कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। और JIT कंपाइलर क्या करता है? इस MSIL कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। सो यहां हमने देखा कि यस, इवन सी शार्प इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये हमने दो कॉन्सेप्ट पे बात की। मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके दिखाना चाहता हूं, प्लीज बी विथ मी, कि हम भाई प्रोग्राम करेंगे कैसे, और मैं आगे आपको सारे प्रोग्राम कौन से एनवायरनमेंट में दूंगा। जस्ट अ सेक। आई गेस आप सबको दिख रहा होगा ये, ठीक है। आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो, ठीक है। आपके सिलेबस के हिसाब से तो 10 पे दिया था, बट आप कोई भी वर्जन यूज कर सकते हो। ये विजुअल स्टूडियो, मैं आपको एक प्रोग्राम अभी बना के दिखाता हूं। देखो मैंने क्या लिखा है, चैन से सोना है तो जाग जाओ, सो मत अब, नाउ इट इज टाइम दैट यू शुड वेक अप एंड स्टार्ट स्टडीइंग। देखिए, न्यू just a sec, we will execute a small program and we will see the output. Okay, we go to file, this is IDE, Visual Studio is an IDE and you can download this IDE for program. I'm selecting new project, ठीक है। तो मैं आपके सारे सब्जेक्ट को इसी तरह से इस आईडी पे बना के आपको, जब हम वेब एप्लीकेशन पे जाएंगे, अभी हमने चैप्टर 3 लगभग खत्म कर दिया है, सेकेंड मॉड अपना वेकेशन बैच का। मैंने कोई भी एक नाम दे दिया, मैंने कहा डेमो लेक्चर 1। ओके, कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया है मैंने। नाउ कंसोल एप्लीकेशन क्या होता है? उस एप्लीकेशन में जिसमें हमको वेब फॉर्म्स नहीं लगते हैं, वेब इंटरफेसेस नहीं लगते हैं, ठीक है।
इट इज लोडिंग, ठीक है। हाँ, अब आपका ध्यान इधर देखिए, ये आपको मैं यहां पे अलग देख रहे हैं क्या हम, कि जो मैंने नाम दिया डेमो लेक्चर 1, नॉर्मली अगर ये जावा फाइल होता तो उस प्रोग्राम का नाम होता डेमो लेक्चर 1, यहां पे उसने नेम स्पेस का नाम बना लिया। जावा में कुछ पैकेजेस इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इंपोर्ट यूज करके इंपोर्ट करते हैं, यहां पे हम यूज करके इंपोर्ट करते हैं। जावा में हम पैकेज बोलते हैं, यहां हम नेम स्पेस कहते हैं। तो यहां देखिए कुछ डिफॉल्ट नेम स्पेसेस को इंपोर्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, वो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखेंगे। यहां पे भी मेन पब्लिक है, स्टैटिक है। आप बोलोगे सर पब्लिक कहां दिख रहा है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे देखो क्लास का नाम उसने बना के दिया आपको बेटा। जावा में क्या होता है, आप क्लास का नाम देते हो, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं जस्ट 2 इंटीजर को ऐड करना चाहता हूं, तो A B S C, ये मैंने 3 इंटीजर डिक्लेयर कर दिया। जावा में आप क्या लिखते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहां हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने के बाद जो भी आप डालोगे वो मैसेज डिस्प्ले करके नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। और मैं लिखता हूं एंटर टू इंटीजर्स, तो मेरा लाइन क्लियर, ठीक है। अब जावा में क्या हमने देखा बेटा, जो भी हम रीड करते हैं, ठीक है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में रीड होता है, इसलिए उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप बफर रीडर से रीड कर रहे हो तो आप कैसे लिखते हो, इंटीजर डॉट पार्स इंट, फ्लोट डॉट पार्स फ्लोट एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप स्कैनर यूज कर रहे हो तो sc डॉट नेक्स्ट इंट, sc डॉट नेक्स्ट फ्लोट, आप इस तरह यूज करते हैं, ठीक है। यहां पे भी वो स्ट्रिंग फॉर्म में ही रीड करता है। तो देखो, मैं जो भी यूजर जो भी एंटर करेगा उसको मैं रीड कैसे करूंगा, कंसोल डॉट रीड, देखो अपने पास 3 ऑप्शन है, रीड, रीड की, रीड लाइन। ये मैं आपको तीनों बताऊंगा लेक्चर में, अभी हम इतना समझ लीजिए कि हम रीड लाइन यूज कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ऐसा है, समझो मैंने 10 एंटर किया, 10 मेरे को ए को असाइन करना है, तो मैं लिखूंगा ए इक्वल्स टू रीड लाइन, मतलब जो भी रीड किया वो ए को दे दो, ठीक है। देखो उसने एरर दे दिया मुझे, क्या एरर बोलता है, एरर नीचे देखिए क्या लिखा है, कैन नॉट कन्वर्ट टाइप इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप स्ट्रिंग टू इंट, मतलब ये जो राइट साइड में वो स्ट्रिंग है, लेफ्ट साइड में इंटीजर है, मैं ऑटोमेटिक कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे int डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन। ये मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, पहले आप समझ लीजिए, मतलब जो भी मैं रीड कर रहा हूं अगर मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो int डॉट पार्स, फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट डॉट पार्स, बीबी ऐसे लिखेंगे int डॉट पार्स कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। सी विल बी ए प्लस बी। अब मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करना है तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस वैल्यू ऑफ सी। सी में आप देखो लास्ट में आप गेट सी एच लिखते थे एट दी एंड, यहां पे हमको लिखना पड़ेगा कंसोल डॉट रीड लाइन। आप बोलोगे सर क्यों, अगर नहीं लिखेंगे ना बेटा तो आउटपुट विंडो फटक से गायब हो जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है, कुछ चीजें हमें जो देखनी है, यहां भी मेन पब्लिक स्टैटिक है, यहां भी मेन क्लास के अंदर है, ठीक है। सी प्लस प्लस में मेन क्लास के अंदर नहीं होता था, बट जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहां भी मेन क्लास के अंदर है, करेक्ट। नाउ अब हम इसे कंपाइल करेंगे, सबका ध्यान, कंपाइल देखो कैसे करें, बिल्ड पे क्लिक करके बिल्ड सोल्यूशन, नीचे देखो बिल्ड स्टार्टेड, बिल्ड प्रोग्रेस, बिल्ड सक्सीडेड। अगर एक भी मैंने मिस्टेक किया होता, सपोज मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, ठीक है, तो देखिए बिल्ड फेल्ड आया, ठीक है, मुझे एरर आ गया, क्या बोलते हैं, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, सी मुझे क्या एरर है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड। नाउ सो मैं यहां पे आऊंगा, सेमीकोलन दे दिया मैंने। नाउ आई एम अगेन कंपाइलिंग इट एंड लेट मी सी द आउटपुट, build progress, build succeeded, नीचे देखिए, let me execute it, start debugging, now we will see the output, see output देख रहे हैं, enter to integer बोल रहा है, मैंने 10 20 रीड लाइन मतलब रीड अ लाइन, तो 10 के बाद स्पेस नहीं, 10 के बाद स्पेस लिख के अगर मैं दूंगा तो वो लाइन खत्म नहीं होता बेटा, 10 के बाद एंटर दूंगा तो लाइन खत्म होता है।
सी रिजल्ट इज 30। और देखो अभी तक वो रुका है, अगर वो मैंने लास्ट में कंसोल डॉट रीड लाइन नहीं लिखा होता तो नहीं रुका होता। सो दिस इज वन सैंपल प्रोग्राम दैट वी हैव सीन। नाउ देयर आर मेनी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स दैट वी विल स्टडी इन ड्यू कोर्स। जैसे मैंने कहा कि ऐसे हम सारे लेक्चर ऐसे लाइव रन करके आपको दिखाएंगे, सारे सब्जेक्ट के मटेरियल मिलेंगे आपको, and I'm confident that we will be able to make you understand the concept very clearly. Yes Moin beta. For attempting all the question in final theory exam, is studying from EQ is sufficient? मोइन बेटा, फिर आप बात ही नहीं समझे मैं क्या बोला इतने टाइम। हमने क्या बोला इतने टाइम? दो बातें हैं, एक आपको नंबर लाना है, दूसरे नंबर से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। सी ग्रेजुएशन इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग 15 क्वेश्चंस इन अ पेपर। मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 15 5 75 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लिया तो मेरा सेम 5 हो गया। आप ये अप्रोच ही गलत है। हमने कहा आप ग्रेजुएट बनना है, ये सपना ही नहीं है ना मोइन बेटा। सपना क्या है कि मेरे को टॉप कंपनी में काम करना है, मेरे को प्लेसमेंट क्लियर उनके टेक्निकल इंटरव्यूज क्लियर करने हैं, मुझे टॉप कॉलेजेस में हायर एजुकेशन परस्यू करना है। हाउ टू गो अबाउट इज स्टडी एवरीथिंग, दिस इज द ओनली वे। जैसे मैंने कहा द इंटेंशन इज नॉट टू ओनली क्लियर द एग्जाम। एग्जाम तो एग्जाम क्लियरिंग तो आएगा ही बेटा, हमारा काम है वो। हम इंश्योर करेंगे कि आपके एग्जाम का सब कुछ कवर हो। बट आप समझे नहीं टीचर का डिफरेंस कहां है। इंस्टीट्यूट, विद्यालंकार इंस्टीट्यूट कहां इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप टॉपर बनेंगे कॉलेज के, नंबर लाना अलग है, पास होना अलग है, लेकिन रैंक लाना अलग है। ऐसा नहीं है कि भाई हम पास हो गए, ठीक है, रैंक चाहिए बेटा आपने। वी वॉन्ट रैंकर्स, वी वॉन्ट अचीवर्स बोथ। हम आपको रैंकर भी बनाएंगे, आपको अचीवर भी बनाएंगे। So this is about this subject demo. Now आपको अगर अपने एंड पे कुछ क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछिए, प्लीज। प्लीज आपके अपने एंड पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। मैंने एक छोटा सा डेमो लिया, मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, हमने देखा कि भाई जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसा है, सी शार्प में कैसा है। ये सारी चीजें वापस हम रिवाइज करेंगे जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे, जब हमारा फ्राइडे को पहला सेशन होगा। Anyone with any doubt, please? I'm waiting for you. Yes, beta, raised hand. Okay, let me check. Let me check the chat. Thank you, Mohammed. बेटा सेशन तो ट्रेलर है, पिक्चर तो लेक्चर में होगा। यस मोइन, बोल बेटा। आप चैट में भी डाल सकते हो। Two participant raise hand. Please. You can type your question in the chat, please. और वो प्लीज वो आप अपने वो कैंपस प्लेसमेंट के बुकलेट के लिए वो फॉर्म भर दीजिए। काफी काम की चीज है भाई, वो उसकी याद आएगी जब आपको प्लेसमेंट के लिए ऑफर होगा। क्योंकि वो एक क्या होता है, कन्फाइंड चीज होगी कि ये हम अच्छे से करेंगे तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। यस प्लीज, शुभम बोलो बेटा। प्लीज यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, मैं चैट देख रहा हूं भाई। कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्या होता है ना बेटा, एक्चुअली सही मायने में देखा जाए ना, जावा को ना आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। आप लोग को सब अनम्यूट किया हुआ है। 1 मिनट, मैं खुद भी देखता हूं एक बार मेरे एंड पे। अनम्यूट ऑल मैंने किया हुआ है। ओके देखो रुशाली मैडम, बेटा कंप्लीट और इनकम्प्लीट क्या होता है, जैसे मी 2 मिनिटं पायी बसलीये, मला माहिती होती की क्वेश्चन फ्रॉम रुशाली। बेटा जब आप जावा देखते हैं ना,
जावा, तो उसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, उनको सपोर्ट है ना। सी शार्प में क्या है, ये जो इंट है ना, इंट मैंने लिखा ना a, b, c, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो एवरी इंट दैट आई एम क्रिएटिंग, जरा ध्यान दीजिएगा, every int that I am creating is basically an object of class int32। तो जावा में जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है उनके करस्पॉन्डिंग वो क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। इसलिए जावा में, सॉरी सी शार्प में, जावा में ऐसा नहीं है। इसलिए बहुत बार हम कहते हैं जावा कंप्लीट नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट नहीं है। आपके पास रैपर क्लासेस हैं वो कलेक्शन में स्टोर करने के लिए, बट डायरेक्ट प्रिमिटिव टाइप्स के क्लास नहीं है। Okay, I have a question that in AWP we will learn to make, yes, proper application, right? मतलब see, क्या होता है आपके सब्जेक्ट्स में ना, बेसिक इंट्रोडक्शन होंगे हर टॉपिक के, और आप जैसे जैसे हर एप्लीकेशन का एक एक जब आप प्रोग्राम बनाते जाएंगे, तब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीख पाएंगे कि हम एक वेब एप्लीकेशन कैसे बनाएं यूजिंग .NET फ्रेमवर्क। यस सलमान, प्लीज आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन। Okay, I guess तो there are रेगुलर बैच के प्रीलिम एग्जाम होंगे आफ्टर सिलेबस इज कंप्लीटेड। यस, अरे भाई प्रीलिम ही नहीं, आपके लास्ट मिनट रिवीजन होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन होंगे, आप थक जाओगे पढ़ते पढ़ते, इतना पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। खाली प्रीलिम, हमारे अब तक के सारे प्रीलिम पेपर्स, उनके सोल्यूशन, EQ क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन, ऐसा है। अरे बेटा प्रीलिम से पहले तो जो हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट, देखिए जब हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे तो हम उसमें क्या होता है, मोस्ट लाइकली 6 क्वेश्चन पूछते हैं। तो हमारा इंटेंशन क्या होता है, बच्चा हर चैप्टर पे वो 6 क्वेश्चन मिनिमम तैयार हो जाए। तो ऐसे अगर 5 चैप्टर पे टेस्ट होंगे तो 30 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। एग्जाम में 10 भी आया उसमें से तो 50 मार्क हो जाते हैं। ओके, थैंक यू वृशाली बेटा, सी यू नेक्स्ट वीक। So I guess, I mean, yeah, any more questions? जल्दी जल्दी पूछो भाई। पूजा, यस बोलो बेटा, आप क्वेश्चन टाइप करो ना। Okay, I guess that's all from my side. Thank you very much. Do enroll for our batches. Ask your friends to enroll for our batches. Trust me, it will be fun learning, and you can confirm this with our, the students who are in vacation batch, and also all your seniors who have learned us over these period of times. Thank you very much. Be safe, stay safe, and happy online learning to all of you from Vidyalankar and myself. Thank you very much.